हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास देखने वाले हैं। और इस पुस्तक से हम पिछली वीडियो में हमने छायावादोत्तर काव्य कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रगतिशील काव्य को देखने वाले हैं। और पिछला वीडियो जो एंड हुआ था वो इस प्रश्न से एंड हुआ था, नरेंद्र शर्मा किस विचारधारा से अधिक निकट जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर था समाजवादी और प्रगतिशील विचारधारा। ये प्रश्न छायावादोत्तर काव्य से संबंधित था। आज हम प्रगतिशील काव्य करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1936 में। दूसरा प्रश्न है, 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के सभापति कौन थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, जवाहरलाल नेहरू और अमृत डांगे। इसका उत्तर करेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील काव्य किस विचारधारा से सबसे अधिक प्रभावित था? पहला है ए वेदांत दर्शन, बी मार्क्सवादी विचारधारा, सी गीता दर्शन, डी गंधर्व काव्य परंपरा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मार्क्सवादी विचारधारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस रूप में प्रगतिशील चेतना के अग्रदूत माने जाते हैं? ऑप्शन ए है समाज सुधारक के रूप में, ऑप्शन बी एक प्रगतिशील चेतना के प्रारंभिक प्रादुर्भाव के रूप में, ऑप्शन सी केवल गीतकार के रूप में, ऑप्शन डी धार्मिक प्रवचनकर्ता के रूप में। इसका आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रगतिशील चेतना के प्रारंभिक प्रादुर्भाव के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए शुद्ध सौंदर्य का आग्रह, ऑप्शन बी केवल आध्यात्मिकता का चित्रण, ऑप्शन सी तीसरा ऑप्शन शोषण विरोध और यथार्थवादी दृष्टि, और चौथा है छायावादी कल्पनाशीलता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शोषण विरोध और यथार्थवादी दृष्टि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि शोषित वर्गों को कैसे देखता है? ऑप्शन ए दुर्बल और पराधीन समझकर, ऑप्शन बी पूंजीपतियों का सहायक समझकर, ऑप्शन सी शक्ति और क्रांति का स्रोत मानकर, ऑप्शन डी उपेक्षा योग्य मानकर। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिवादी कवि शोषित वर्ग को शक्ति और क्रांति का स्रोत मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील काव्यधारा हिंदी की अन्य काव्यधाराओं की तुलना में किस कारण विशेष है? ऑप्शन ए इसमें केवल छंद अलंकारों की विविधता है, ऑप्शन बी इसमें व्यापक संवेदनशीलता और भावी समाज से जुड़ाव है, ऑप्शन सी इसमें केवल धार्मिक भक्ति का चित्रण है, ऑप्शन डी इसमें शुद्ध रूप से प्रकृति प्रेम है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें व्यापक संवेदनशीलता और भावी समाज से जुड़ाव है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, केदारनाथ अग्रवाल की एक पंक्ति है, इसे हम पॉइंट्स में ही देखते हैं। तो पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो जब ये पंक्ति पूछी जाएगी किस कवि की है या किस रचनाकार की है, तो आप उत्तर करेंगे केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ सिंह भी एक रचनाकार हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये अग्रवाल की पंक्ति है, केदारनाथ अग्रवाल की। अगला जो है पॉइंट वो है रामविलास शर्मा की पंक्ति है। रामविलास शर्मा की पंक्ति हम देख लेते हैं। बीच बीच में सहसा उठकर खड़ी हुई वह युवती सुंदर, लगा रही थी पानी झुककर सीधे करे कमर वह पल भर, इधर उधर वह पैर हटाती रुकती जल की धार बहाती। तो ये जो कविता है वह है रामविलास शर्मा की कविता से उद्धृत पंक्ति है। ठीक है, तो जब ये इस पंक्ति को उद्धृत करके अगर पूछा जाए रचनाकार या कवि का नाम बताइए, तो हमें क्या लिखना है? रामविलास शर्मा। ये पंक्ति भी विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से ही उद्धृत करके यहाँ लिखा गया है। एक और पॉइंट है, एक देहाती मास्टर दुखहरण उसके शिष्यों और मदरसे की यह तस्वीर नागार्जुन ने किस प्रकार खींची है? तो नागार्जुन ने, तो ये जो नागार्जुन की जो कविता है उससे उद्धृत पंक्ति है। और नागार्जुन ने इस पंक्ति में दुखहरण मास्टर जो है, देहाती दुखहरण मास्टर जो है, उनके द्वारा जो उनके शिष्यों पर जो अत्याचार कर रहे हैं उसे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी अब देखिए इस पंक्ति को, घुन खाए शहतीरों पर
12 खरी विधाता नाचे, सॉरी, गुन खाए सह तीरों पर की 12 खरी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत छूती है आले पर बिस्तुइयाँ नाचे, लगा बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम से साचे। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? अगर पूछा जाए प्रश्न में तो नागार्जुन की पंक्ति है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। नागार्जुन की कविता है बादल को घिरते देख रहा है। अगला जो पॉइंट है वह केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है, कविता है बसंती हवा। बसंती हवा है केदारनाथ अग्रवाल। फिर से मैं कह रही हूँ कि जैसे केदारनाथ सिंह भी एक अलग रचनाकार हैं, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल से, ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है बसंती हवा। त्रिलोचन की कविता है धूप में जगरूप सुंदर, ठीक है। तो ये 3 कविताएं हैं जो प्रगतिशील काव्य में विश्वनाथ त्रिपाठी ने प्रमुख रूप से रेखांकित किया है, ठीक है। नागार्जुन की, केदारनाथ अग्रवाल की और त्रिलोचन की। और जो पंक्तियाँ ऊपर थी रामविलास शर्मा की, नागार्जुन की और केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ। अगला देखते हैं। त्रिलोचन की एक कविता है आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह, मोल तोल इसका अकेले कहा नहीं जाता, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। तो ये जो पंक्ति है किसकी है? त्रिलोचन की कविता है, की पंक्ति है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध आदि इस धारा के प्रमुख कवि। किस धारा के? प्रगतिशील काव्य धारा, ठीक है। और ये प्रगतिशील काव्य धारा हमें कब दिखाई दे रहा है? छायावाद उत्तर काल के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न तार सप्तक से है और तार सप्तक के विषय में जैसा आपको पता है कि ये कवियों का, यानी कि जो प्रमुख कवि हैं जिनको अज्ञेय ने लेकर क्या किया, उनको कहा है राहों के अन्वेषी। तार सप्तक के कवियों को क्या कहा है? राहों के अन्वेषी, ठीक है। इन कवियों की कविताओं का संकलन जो है वह तार सप्तक के रूप में हुआ है। तो इसमें भी 4 सप्तक हैं। फिलहाल तो यहाँ तार सप्तक की ही बात हो रही है, यानी दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथे सप्तक की बात इस पुस्तक में नहीं हुई है, ठीक है। हम उसके बारे में कभी विस्तृत रूप से जानेंगे और उसे देखेंगे कि उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है और कौन कौन कवि किस किस संकलन में है, यानी कि कौन से सप्तक में कौन सा कवि है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है तार सप्तक का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। अगला है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1945। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन बी 1943। तार सप्तक का पहला प्रकाशन, यानी तार सप्तक को पहला सप्तक नहीं कहा जाता, इसे तार सप्तक ही कहा जाता है। तो ये नहीं है तार सप्तक, ठीक है। जब तार सप्तक लिखा हो तो समझ जाना यही पहला सप्तक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1943। अगला है तार सप्तक में कुल कितने कवियों की रचनाएं संकलित थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तार सप्तक है तो सप्तक में 7 कवि संकलित हैं। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने किस नाम से संबोधित किया था? ऑप्शन ए नवयुग के कवि, ऑप्शन बी प्रगतिवादी कवि, ऑप्शन सी राहों के अन्वेषी और डी नई चेतना के वाहक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी राहों के अन्वेषी। अगला है तार सप्तक की कविताओं में कौन सी विशेषता प्रमुख रूप से परिलक्षित होती है? ए रहस्यवादी चेतना, बी प्रगतिवादी चेतना, सी छायावादी प्रवृत्ति और डी भक्ति मार्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी प्रगतिवादी चेतना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंडित रामचंद्र शुक्ल के निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपे थे? ऑप्शन ए हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी माधुरी, ऑप्शन डी भारतेंदु। तो रामचंद्र शुक्ल के निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुक्ल जी के अधिकांश प्रसिद्ध निबंध किस विषय पर है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक विषय पर,
ऑप्शन बी काव्यशास्त्र पर, ऑप्शन सी मनोविकार पर और डी समालोचना पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मनोविकारों पर। शुक्ल जी के अधिकांश निबंध मनोविकारों पर आधारित है। अगला है शुक्ल जी के निबंधों का प्रथम संकलन कौन सा था? ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी विचार विधि, ऑप्शन सी साहित्य लोक, ऑप्शन डी निबंध रत्नावली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्ल जी के निबंधों का प्रथम संकलन विचार विधि के नाम से था। ठीक है, विचार विधि के बाद ये चिंतामणि के नाम से बाद में प्रकाशित हुआ, लेकिन जब अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहला जो निबंधों का संकलन था वह क्या था? विचार विधि, बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो विचार विधि का जो समय है वो 1930 है। इसके बाद पूछा जा रहा है चिंतामणि। चिंतामणि के भी 4 भाग हम देखते हैं चिंतामणि में। ठीक है, इसके संपादक जो है पहले में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे जो संपादक हैं वो अलग अलग रचनाकार हैं। ठीक है, अगर हम अभी पहले बात करें चिंतामणि पहले भाग की, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1939, 1943, 1945। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1939, यानी 30 में पहले विचार विधि के नाम से इनका जो निबंध संकलन था इसी को समाहित किया गया चिंतामणि में, और इसका प्रकाशन क्या हुआ? 1939 में, 9 साल बाद। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है निबंधकार के रूप में शुक्ल जी का योगदान मुख्यतः किस कारण से माना जाता है? तो ऑप्शन ए ऐतिहासिक दृष्टि, ऑप्शन बी व्यक्तित्व कृतित्व लेखन, ऑप्शन सी मनोविकार संबंधी निबंध, ऑप्शन डी संस्मरणात्मक लेखन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोविकार संबंधी निबंध। अगला है शुक्ल जी के निबंधों की भाषा की विशेषता क्या है? पहला है हास्य प्रधान एवं चुटीली भाषा शैली, कसी हुई तथ्य निरूपणी और उपयुक्त भाषा शैली, भावुक एवं काव्यात्मक भाषा, सरल एवं लोक भाषा प्रधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निबंध जी के निबंधों की भाषा की विशेषता क्या है कि इनकी जो भाषा है वह कसी हुई है, तथ्य निरूपणी है और उपयुक्त है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है शुक्ल जी के निबंधों में व्यंग कैसा होता है? ऑप्शन ए तीखा और कटु, ऑप्शन बी शिष्ट एवं प्रभावी, ऑप्शन सी हल्का फुल्का, डी व्यंग रहित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिष्ट एवं प्रभावी व्यंग इनके निबंधों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन भावात्मक शैली के निबंधों पर किसका प्रभाव माना जाता है? प्रश्न है भावात्मक शैली के निबंधों पर किसका प्रभाव माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी भारतीय दर्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर, यानी जो भावात्मक शैली है निबंधों पर वो किससे प्रभावित है? रविन्द्रनाथ ठाकुर से। अगला प्रश्न है तरंगित हृदय नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है रामकृष्ण दास, देव शर्मा अभय, रघुवीर सिंह और जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तरंगित हृदय नामक जो पुस्तक है यह देव शर्मा अभय की पुस्तक है। देव शर्मा अभय की यह पुस्तक कब हुई? 1926 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, अगर पूछा जाए तरंगित हृदय कब प्रकाशित हुई है तो 1926 में यह प्रकाशित हुई है। अगला है भावात्मक निबंधों को और किस नाम से जाना गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बाहुविलास, गद्य गीत, अनुभूति गद्य, काव्यात्मक गद्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भावात्मक निबंध क्या है? गद्य गीत है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है महाराज कुमार रघुवीर सिंह किस प्रकार के निबंध लिखते थे? ऑप्शन ए भावात्मक निबंध, ऑप्शन बी इतिहासपरक निबंध, ऑप्शन सी व्यंग्यात्मक निबंध, ऑप्शन डी मनोविज्ञान संबंधी निबंध। तो महाराजा कुमार रघुवीर सिंह जो हैं इनकी रचना या इनके जो निबंध हैं वह इतिहासपरक निबंध होते थे। महाराज कुमार रघुवीर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सिंह का निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए साधना, ऑप्शन बी छायापथ, ऑप्शन सी शेष स्मृतियाँ, डी प्रबंध प्रतिमा। तो रघुवीर सिंह का जो निबंध संग्रह है यह शेष स्मृतियों के नाम से जाना जाता है। शेष स्मृतियाँ अगर पूछा जाए निबंध संग्रह किसका है तो आंसर होगा रघुवीर सिंह।
अगला है, छायावाद काल के निबंधकारों में प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए चाबुक, ऑप्शन बी साधना, ऑप्शन सी काव्यकला तथा अन्य निबंध, ऑप्शन डी वियोगी हरि की भावना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छायावाद काल के निबंधकारों में प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से है? काव्य कला तथा अन्य निबंध। ये जो है ये प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी। अगला देखते हैं। अगला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निबंध किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? ऑप्शन ए भावना, ऑप्शन बी प्रबंध प्रतिमा, ऑप्शन सी छायापथ, ऑप्शन डी तरंगित हृदय। तरंगित हृदय अभी हमने पढ़ा, अभय देव शर्मा अभय जो हैं उनकी रचना थी तरंगित हृदय। 1926 में उनका प्रकाशन हुआ था, है ना। अगला है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रबंध प्रतिमा। निराला की जो निबंध संग्रह है वह प्रबंध प्रतिमा में, यानी इस संग्रह में निबंध जो निराला के हैं वो संग्रहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साधना और छायापथ किस लेखक की रचनाएं हैं? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी देव शर्मा अभय, ऑप्शन सी रामकृष्ण दास और निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साधना और छायापथ जो है वह रामकृष्ण दास की निबंध है। ठीक है, उनकी रचनाएं हैं साधना और छायापथ, रामकृष्ण दास। निराला का भी आपने पढ़ा प्रबंध प्रतिमा, है ना। प्रसाद का क्या पढ़ा है? कला तथा अन्य निबंध। ठीक है, देव शर्मा अभय का आपने पढ़ा तरंगित हृदय, है ना। अभी साधना और छायापथ किसके हैं? साधना और छायापथ हैं रामकृष्ण दास के। ठीक है, वियोगी हरि जो भावना एक जो रचना है वह है, भावना रचना जो है, यह जो रचना है यह वियोगी हरि की रचना है। और निराला के निबंध कौन कौन से? प्रबंध प्रतिमा और चाबुक। ठीक है, प्रबंध प्रतिमा तो हमने क्वेश्चन के माध्यम से आज जाना, चाबुक भी इनका निराला का ही संग्रह है निबंधों का। भावना जो है वह किनका है? वियोगी हरि का। तो इस प्रश्न को यहीं पे एंड करते हैं, यानी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।